हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। तो फाइनली बच्चों, हमने अपने 11th के अकाउंट्स के पूरे 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, पूरे 3 चैप्टर। और आज की क्लास में मैं शुरू कराने वाला हूं आपको अकाउंट्स का 4th चैप्टर, जो बहुत छोटा सा है और आज ही शुरू करके आज ही हम इसको एक ही पार्ट में खत्म कर देंगे। बच्चों, चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां से अपने नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। बिना ज्यादा समय ना खराब करते हो, आइए चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो बच्चों, जैसा कि आपके सामने है हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसको बोला जाता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हम कर तो रहे हैं, अकाउंटिंग के बारे में सीख तो रहे हैं, लेकिन अकाउंटिंग के बेस क्या है, किस बेसिस पर हम अकाउंटिंग करते समय P&L अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। हालांकि तुम्हें इस चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता कि जो आप करने वाले हो, मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ। एक होता है ना, हर चीज़ का एक बेस होता है। घर बनाना है तो उसका एक अपना बेस होता है, उसका एक फाउंडेशन होता है, ठीक है। इसी तरीके से अकाउंटिंग के बेसिस क्या क्या हैं, जिनके ऊपर चलकर हम अकाउंटिंग को करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर ज़्यादा खिचड़ी नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ें हैं, 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। वो 2 बातें क्या हैं? एक है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो सिर्फ ये कहता है कि क्या कब ट्रांजैक्शन हो रही है, मतलब आपकी क्या डील चल रही है, क्या नहीं चल रही है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये देखना है कि पैसा कब आ रहा है, जब पैसा आया या जब पैसा गया, हम सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। हमें और किसी भी तीसरी बात से कोई मतलब नहीं होता। वो सिखाती है हमें कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो यहां पर आप देख सकते हो, अंडर दिस कैश इज द बेसिक फैक्टर, इट मींस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। रेवेन्यू को देखना, रिकॉग्नाइज्ड करना ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश एंड एक्सपेंसेस आर इनकर्ड, कि जो हमें रिसीव हो रहा है कैश वो देखना, और जो खर्चे हो रहे हैं उस समय पर हम जो पेमेंट कर रहे हैं उनको देखना। व्हेन दे हैव बीन पेड, जो भी हमारी जेब से जा रहा है कैश, यानी कि कैश आ रहा है और कैश जा रहा है, सिर्फ 2 बातों को देखना, उसे ही हम कहते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। एक तो पॉइंट समझ आ गया आपको। दूसरा पॉइंट है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंदर क्या होता है, आपने क्या दिया, आपके पास क्या आया, आपके पास से क्या गया, आपके ऊपर कितना बकाया है, आपने कितना एडवांस में दे रखा है, वो सारी बातें इसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं, उसे कहते हैं हम एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हालांकि इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपके लिए निकाल कर रखी हैं, जो आगे की स्लाइड्स पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। उन चीजों को दिमाग में सेट बिठा लेना, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपकी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। अब जरा किताबी बातें देख लेते बच्चों, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। अनलाइक कैश बेसिस, इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन इट इज अर्न और एक्रूड। देखो, इनकम रिकॉर्ड करनी है, ये भी कैश बेसिस पे चल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि आपने अगर कमा लिया, मान लो आपने इनकम 1 महीने काम करके इनकम को कमा लिया, आपको पता है कि जी मैंने 1 महीने काम कर लिया और 1 महीने की तनख्वाह मेरी पक्की है, तो उसे बोला जाता है बच्चों एक्रूड इनकम, चाहे वो आपको अभी नहीं भी मिली है। तो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमें सिखाता है कि आपने अगर कमा लिया तो उसको रिकॉर्ड कर दो, वो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। ये नहीं है कि जिस दिन पेमेंट आएगी उस दिन आप रिकॉर्ड करोगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रेडिट में सेल हो गई ना, तो रिकॉर्ड कर दो। इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एंड वाइस वर्सा फॉर एक्सपेंसेस। सेम यही चीज है हमारे एक्सपेंसेस के लिए, कि हमने अगर एक महीना मान लो कहीं रह रहे हैं और हम रह चुके, 1 महीना रह चुके और अभी तक हमने रेंट नहीं पे किया, तो रिकॉर्ड कर दो, सर रेंट तो पे करना पड़ेगा, वो खर्चा आपने कर दिया, बेशक अभी दिया नहीं, आपकी जेब से हुआ नहीं है, ठीक है, बाकी तुमने कर तो दिया। अच्छा बच्चों, इसके बाद आता है एक्रूवल बेसिस फॉलो 2 बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अभी लास्ट चैप्टर ही अभी हमने कौन सा कंप्लीट करा था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, जिसके अंदर क्या था, रिवेन्यू रिकॉग्निशन एक प्रिंसिपल आया था और दूसरा था मैचिंग प्रिंसिपल। ये दोनों ही प्रिंसिपल मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करे थे। नहीं समझ आए हैं, आप फटाफट से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर का लिंक दे दिया है, क्लिक कीजिए और पूरी की पूरी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अंडर दिस बेसिस, ये 2 प्रिंसिपल फॉलो करके आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एडजस्टेड सिमिलरली, अनअर्न्ड एंड एक्रूड इनकम आर रिकॉग्नाइज्ड। तो ये कहते हैं जिस साल का खर्चा हुआ है उसी साल रिकॉर्ड करो। अगर आपने इस साल इनकम करी है तो वो उसी साल में ही रिकॉर्ड होगी, ठीक है, अगले साल आप उसको कभी भी नहीं दिखा सकते।
नेक्स्ट, कंपनी एक्ट 2013 के तहत कंपनी टू फॉलो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कंपनी खुद क्या है कि 2013 के तहत जितनी भी कंपनी है वो एक्रूअल बेसिस पर अकाउंटिंग करती हैं। स्पेशल टर्म इसके अंदर क्या क्या है, वो स्पेशल टर्म जो मैं अभी आपको बता रहा था, पहली है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो आपने कर तो दिए लेकिन आपने अभी उनको पे नहीं किया। मान लो आप मान लो मेरे पास ट्यूशन आए, आप पूरा 1 महीना ट्यूशन पढ़े, आप पढ़ तो लिए लेकिन अभी तक आपने मेरी फीस नहीं दी, तो आपके ऊपर क्या हो गया, एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, आपके ऊपर एक कर्जा है। किसका? मेरा कर्जा। क्यों? आपको मेरी फीस पे करनी है। ठीक है बच्चों, उसे हम बोलते हैं यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दूसरा आता है बच्चों प्रीपेड एक्सपेंसेस। हो सकता है आप मेरे पास पढ़ने आए और आते के साथ ही पहले ही दिन आपने मेरी 1 मंथ की फी मेरे को पे कर दी, तो अभी आप पढ़े भी नहीं हो और आपने मुझे पहले से ही फी पे कर दी, तो अब ये मेरे लिए लायबिलिटी हो गई और आपके लिए एसेट। क्यों? आपने तो पेमेंट दे दी मेरे को, जो भी मेरी फीस थी वो मेरे को दे दी, अब आप पूरे महीने पढ़ोगे, आप एसेट आपके लिए तो एक एसेट बन गई, लेकिन मेरे लिए वो एक चीज लायबिलिटी बन गई, तो उसको बोला जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसका एक एग्जांपल देता हूं, आप देखो फोन वगैरह जो भी यूज करते हो, पहले आप उसके अंदर रिचार्ज करते हो। प्री का मतलब होता है पहले, आपने पहले पेमेंट करी, रिचार्ज करा, उसके बाद आपने कॉल पे बात करी, तो वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। बच्चों एक्रूड इनकम कौन सी होती है? ऐसी इनकम जो आपने कमा तो ली है लेकिन अभी तक आपको वो रिसीव नहीं हुई है, उसे हम कहते हैं एक्रूड इनकम। लास्ट पॉइंट आता है बच्चों अनअर्न्ड इनकम। ऐसी इनकम जो आपको मिल तो गई है लेकिन अभी तक आपने वो अर्न नहीं करी है। जस्ट लाइक आपने मेरे को एडवांस में पेमेंट करी, आपने तो मेरे को फी पे कर दी, लेकिन अगर मैं अपने नजरिए से यहां पर सोचूं तो मैं क्या देखूंगा कि ऐसा पैसा जो अभी तक मैंने कमाया नहीं वो एडवांस में मुझे मिल गया। ठीक है, उसे बोला जाता है बच्चों अनअर्न्ड इनकम। और देखते हैं बच्चों आगे क्या है। तो बच्चों यहाँ 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूं, दूसरा क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, वो आपका होमवर्क होगा, क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर वैसे भी इलस्ट्रेशंस वाली क्वेश्चन है और तो कुछ है नहीं, और इतना ही इसके अंदर इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा ज्यादा इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। तो चलिए बच्चों देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, गुरमन गिव्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हैज इनकम और एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। कुछ इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है और हम यहाँ पर कैश बेसिस, ये बोला है इन्होंने, डिटरमाइन हिज इनकम ही अडॉप्ट कैश बेसिस अकाउंटिंग के माध्यम से और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के माध्यम से इसकी इनकम कैलकुलेट करनी है मुझे। चलिए पहले हम यहां पर यूज करते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, कुछ भी करो, एक्रूअल करो या कैश बेसिस करो, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक्सपेंसेस और रिवेन्यू। पहले तो मैं रिवेन्यू लिख देता हूं यहां पर, जितने भी रिवेन्यू, जितने भी आने वाले पैसे हैं और जितने भी खर्चे हैं एक्सपेंसेस, उनको दोनों को अलग अलग बांट दो। जैसे ही आप ऐसा करोगे, सबसे पहले आप देखो रिवेन्यू साइड, यहां पर इनकम रिसीव्ड हुई, अभी मैं कैश बेसिस पे करा रहा हूं, तो जो पैसा हमें मिला बस उसको ही हम देखेंगे, जो मिलने वाला है या मिलेगा हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इनकम रिसीव्ड हुई कितने रुपए की? 2,40,000 रुपए की, तो रेवेन्यू में आ जाएगी इनकम रिसीव्ड कितने रुपए? 2,40,000। ठीक है जी, ये हो गया अमाउंट का कॉलम। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इंक्लूडेड इन 2,40,000 30,000 रुपए। अब यहां पर ये क्या बोल रहे हैं कि इनकम रिसीव्ड हुई एडवांस में 2,40,000 रुपए की, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? तो बच्चों ये जो 2,40,000 रुपए की इनकम रिसीव्ड हुई थी ना, इसके अंदर तो इंक्लूड है ये जो एडवांस वाली इनकम है, तो इसको हम दोबारा क्यों लिखे, इसको यही छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस कहां पर है? ये रहे, एक्सपेंसेस की पेमेंट करी गई 1,60,000 की, तो यहां पर लिख देते हैं हम एक्सपेंसेस पेड कितने रुपए? 1,00,000 कितने? 60,000 रुपए, 1,60,000। चलिए, और क्या है? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इंक्लूड है 1,60,000 के अंदर, तो हम इसको दोबारा क्यों लिखे? एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, हमें और किसी चीज से मतलब नहीं है, हम सिर्फ कैश वाली बेसिस पर ही आगे उसकी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको मान लो 2,40,000 को पॉइंट ए और इसको मान लो बी। ठीक है, अब आपको करना क्या है? ए में से बी को माइनस करना है। तो 2,40 में से 1,60,000 को अगर माइनस करा जाए तो कितना आएगा?
2 में से 1 गया 1, तो 140 माइनस 60, तो ये रह जाएगा हमारा 80,000। तो यहाँ पर जो इनकम कैलकुलेट होकर आई कैश बेसिस पर वही 80,000 रुपये। अब निकालेंगे हम एक्रूअल बेसिस पर। किस पर? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करके हम कैलकुलेट करेंगे गुरमन की इनकम। तो इसको भी पहले रिवेन्यू और फिर यहाँ पर आ जाएगा नीचे वाले इसमें एक्सपेंसेस। ठीक है बच्चों, तो रिवेन्यू की बात अगर करी जाए तो रिवेन्यू के लिए इनकम रिसीव्ड हुई 2,40,000 की, लिख दो इनकम रिसीव्ड 2,40,000 रुपए की। दूसरी चीज फिर आई थी यहाँ पर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो जो एडवांस में रिसीव हो चुकी है कितने रुपए? 30,000 रुपए, वो हमें इसमें से क्या करने होंगे? माइनस करने होंगे। तो मैं माइनस कर दूंगा एडवांस वाली चीज़ें माइनस करी जाएंगी। तो 30,000 इसमें से माइनस करेंगे, टोटल कितना आ गया? 2 में से ये बचा 2,10,000। चलिए जी, फिर इसमें और क्या करना है हमें? इनकम नॉट येट रिसीव्ड, ऐसी इनकम जो कमा तो ली लेकिन रिसीव नहीं हुई, तो ये ऐड होगी इनकम नॉट येट रिसीव्ड। तो एक्रूअल बेसिस में कमा लिया ना, हम क्या देखते हैं? कमा लिया तो हमें लिखना पड़ेगा कितने रुपए? 24,000 रुपये। तो ये हो गया 2,54,000। ठीक है, इसको नाम दे दो ए। अब आ जाते हैं एक्सपेंसेस पर। तो एक्सपेंसेस में एक्सपेंस की पेमेंट करी गई 1,60,000 की, एक्सपेंस पेड 1,60,000 की पेमेंट। दूसरा आता है हमारा एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इंक्लूडेड 1,60,000। 40,000 में ऑलरेडी इंक्लूड थे तो एडवांस में पे कर दिया इसको, तो माइनस कर दो एक्सपेंसेस पेड एडवांस। ठीक है, 40,000, तो ये रह गया 1,20,000। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है इन एक्सपेंसेस नॉट येट टू बी पेड। तो जो एक्सपेंसेस हमने पे नहीं करे, एक्सपेंसेस नॉट येट टू बी पेड, वो कितने के थे? वो कितने के एक्सपेंसेस? 20,000 के। तो लिख दो यहाँ पर 20,000। ये हो गया हमारा 1,60,000 रुपये। अब लास्ट निकालने के लिए इनकम ए माइनस बी करना पड़ेगा। तो जब ए माइनस बी करेंगे तो ए है 254 माइनस 1,60,000, तो 254 माइनस 1,60,000 0 0 0 4, 15 में से 6 गया 9, तो 94,000। आप अपनी किताब में भी चेक कर सकते हो बच्चों कितना आ रहा है, 94,000 की इनकम यहाँ पर निकल कर आई। तो देखा बच्चों आपने, कैश बेसिस पर हमें सिर्फ कैश जो आ रहा है जो जा रहा है उस पर ध्यान देना है, लेकिन एक्रूअल बेसिस पर जो कैश आ रहा है जा रहा है उस पर तो ध्यान देना ही देना है, प्लस जो आने वाला है और जो जाने वाला है उस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर हम नोट डाउन करते हैं। अच्छा बच्चों, अब आपको होमवर्क में देता हूं मैं ये वाली इलस्ट्रेशन, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका होमवर्क है। ये आप मुझे करके कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताओगे कि सर हमारा आंसर आया नहीं आया। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मैं आपको वो करवा दूंगा, उसके लिए तो मैं खड़ा ही हूं करवाने के लिए। तो बच्चों फिर मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।